नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाएगी। आप लोग चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का इससे पहले हम एक पार्ट बना चुके हैं 9th का केमिस्ट्री, और वो पार्ट यदि आप नहीं देखें हैं तो उसको भी आप देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम पढ़ा रहे थे, उससे पहले पार्ट में पढ़ाए थे हमारे परिवेश का पदार्थ। हमारे परिवेश का पदार्थ यानी केमिस्ट्री में ये पहला चैप्टर है। इससे हम बताए हुए थे कि परिवेश का पदार्थ, हम थोड़ा ये इसको शॉर्टकट में एक बार समझा देते हैं। परिवेश मतलब होता है आसपास, मतलब हम जो अगल बगल देखते हैं वो सारा चीज़ क्या है, पदार्थ है। पदार्थ को हमने जाना कि पदार्थ क्या है, पदार्थ जिसमें भार हो, आयतन हो, द्रव्यमान हो, जो जगह छेकती हो, उसी को हम बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ जो है सो दुनिया का हर एक वस्तु क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ भार होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, वैसे हमको इस चैप्टर में 5 को पढ़ना है, लेकिन अभी हम 3 को ही बात करते हैं। यानी एक ठोस बांटा गया है, एक द्रव बांटा गया है, एक गैस बांटा गया, ठीक है। यानी 3 भाग है इसका, ठोस, द्रव और गैस, ठीक। पदार्थ को हम दूसरे भाषा में द्रव्य भी बोलते हैं, द्रव्य। हाँ, द्रव और द्रव्य में अंतर है। पदार्थ बोले तो द्रव्य, और द्रव बोले तो पदार्थ का एक भाग है, भौतिक अवस्था है। तो ठोस हम किसको बोलते हैं, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव किसको बोलते हैं, जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। गैस किसको बोलते हैं, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब कि ये ठोस का तीनों हो गया। इसका कुछ हम लोग गुण देखे थे कि ठोस में जो कण होता है काफ़ी नज़दीक होता है, पूरा सटा सटा होता है, एक दूसरे को पूरी आकर्षण बल के साथ बांधे रहते हैं, ठीक है। वही द्रव की बात करेंगे, ये ठोस की बात हो गई। द्रव की बात करेंगे तो इसमें कण थोड़ा हटा हटा रहता है, इसके बीच में रिक्त स्थान काफ़ी होता है। रिक्त स्थान काफ़ी होने के कारण इस 2 कणों के बीच का जो अंतराणविक स्थान होता है वो काफ़ी अधिक होता है। ठोस में अंतराणविक स्थान कम होता है। ठोस में काफ़ी नज़दीक होने के कारण कण पे आकर्षण बल बहुत मजबूती से लगा रहता है। द्रव में थोड़ा दूर होने के कारण इस पे आकर्षण बल कम लगता है। वही गैस की बात करें तो गैस में कण जो होता है वो काफ़ी दूर दूर होता है, तो इसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो काफ़ी होता है, मतलब बहुत अधिक होता है रिक्त स्थान। और काफ़ी रिक्त स्थान होने के कारण ये एक कण के दूसरे कण के बीच में जो आकर्षण होता है, खींचने की जो प्रवृत्ति होती है सो बहुत अधिक होती है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि आकर्षण बल नहीं होता है। काहे नहीं होता है, तो बहुत दूर होता है कण। ये चीज़ सबको हम लोग जाने थे, ठीक है। फिर आगे हम लोग जाने थे कि इसका और कुछ गुण जाने थे, घनत्व के बारे में, संपीडितता के बारे में, मतलब उसका आयतन जो होता है, मतलब ठोस का आयतन हम मतलब घटा नहीं सकते। ऐसे इसको दबाएंगे तो ये दब नहीं सकता है। द्रव को यदि हम दबाएंगे तो थोड़ा दब जाएगा, या गैस को तो हम आसानी से दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके गुण भी, ठोस, द्रव और गैस के कुछ गुण भी हम लोग जाने थे। हम ये भी जाने थे कि कभी भी हम ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में परिवर्तन होता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में परिवर्तन होता है। तो ठोस में क्या हो गया, तो ठोस में आपका हो गया बर्फ, या ठोस में आप लोहा ले लीजिए। हाँ, लोहा क्या है, एक ठोस है। द्रव क्या हो जाएगा, पानी ले लीजिए, पानी क्या है, द्रव है। वही गैस ले लीजिए तो गैस में आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब गैस है। ठोस में और उदाहरण लीजिएगा तो बेंच हो गया, मार्कर ये हो गया, सो बोर्ड हो गया, सो ये सब क्या है, ठोस है, ठीक है। द्रव में बात कीजिएगा तो द्रव में पानी हो गया, दूध हो गया, अल्कोहल हो गया, हाँ, तेल हो गया, ये सब क्या है, द्रव है, ठीक है। गैस का बात करेंगे तो गैस आपको बहुत है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैस की अवस्था में। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो जब कभी भी हम ठोस को गर्म करेंगे तो गर्म करने पे ये द्रव की अवस्था में परिवर्तन होगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो फिर गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है। यानी गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, और इस गैस को क्या गर्म करेंगे तब क्या होगा, तो ये एक चौथा भाग है जो हमको आगे पढ़ना है। इस चीज़ के बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ठोस को गर्म करने पे द्रव होता है, द्रव को गर्म करने पे गैस होता है। अधिकतर ये पदार्थ ऐसा ही होता है, ठीक है। आप कभी भी, जैसे कि हम ये भी बताए थे कि कौन ऐसा पदार्थ है तो तीनों अवस्था में रह सकता है, तीनों अवस्था में। तो एक बताए थे कि जल जो होता है, जल वो तीनों अवस्था में रह सकता है। कैसे रह सकता है, तो आप जल एक क्या है, खुद एक द्रव अवस्था है। इसको जब ठंडा कीजिएगा, यानी ठंडा का मतलब फ्रीज कीजिएगा, फ्रीज में जाके रख दीजिएगा, ठीक है, तो ये बर्फ में परिवर्तन हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तन हो जाएगा। और बर्फ कौन सा अवस्था है, ठोस अवस्था है। फिर यदि इसको हम गर्म कर दे, यदि गर्म कर दे, ठीक, द्रव को, तो ये वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प कौन सी अवस्था है,
वाष्प कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था। वाष्प कौन सी अवस्था है? गैस अवस्था। यानी गैस अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों तरीका से अपना सकते हैं। दोनों तरीका मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आप बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बनेगा, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। ठीक है, फिर यदि वाष्प को ठंडा करेंगे, ठंडा मतलब इसको गर्म करेंगे ना, बर्फ को गर्म करेंगे, गर्म करने का अर्थ क्या हुआ? तापमान बढ़ाएंगे। तो बर्फ में यदि तापमान बढ़ाएंगे तो जल बन जाएगा, जल को यदि तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्प बन जाएगा। ठीक है, और इसी वाष्प को जब ठंडा करेंगे, वाष्प को यदि ठंडा करेंगे, हम वाष्प को ठंडा करेंगे तो ये बनेगा जल। फिर जल को ठंडा करेंगे, फ्रिज में ले जाके रख देंगे तो बनेगा बर्फ। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते होइएगा, मार्केट में जाते होइएगा तो दूध लेते होइएगा, दूध कई प्रोडक्ट आता है दूध का, जैसे कि सुधा का या अमृत का, किसी पर कोई भी दूध लीजिएगा तो वो देखिएगा दूध यदि ज़्यादा समय तक फ्रिज में रखा हुआ था तो वो बर्फ में मिलेगा आपको, बर्फ रहता है, पूरा बन गया, मतलब जम गया रहता है। या आप इसी को ले लीजिए, जो पीते हैं आप लोग कोको कोला स्प्राइट, तो कोको कोला स्प्राइट यदि ज़्यादा देर तक फ्रिज में रहता है तो वो ठोस का आकार ले लेता है, यानी बर्फ उसमें बन जाता है। तो बर्फ क्या है? ठोस है। अब बर्फ का क्यों बना? तो क्योंकि उसका तापमान धीरे धीरे फ्रिज क्या किया? पूरा ठंडा कर दिया। ठीक है, और पूरा ठंडा करके उसको क्या बना दिया? बर्फ बना दिया। ठीक, तो वही बात होता है। तो दूध को भी आप लीजिएगा, दूध बर्फ की अवस्था में ज़्यादा देर फ्रिज में रहेगा तो बर्फ की अवस्था में रहेगा, फिर उसको आप गर्म कीजिएगा, ताप बढ़ाइएगा तो वो फिर द्रव की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, फिर ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे वाष्प की अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रक्रिया होता है, मतलब ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया जो होता है तो इसी प्रकार से चलता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हमको ये समझना था कि ये तो ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में तो परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी पदार्थ है, कुछ पदार्थ है, बहुत नहीं कर सकते हैं, कुछ पदार्थ है, कुछ ऐसा भी पदार्थ है जो गर्म कीजिएगा तो ठोस तो वो है, ठोस है, लेकिन उस पर जब गर्म कीजिएगा तो द्रव में परिवर्तन नहीं होगा, द्रव में परिवर्तन न होकर सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा। बात समझे क्या बोले? कि मतलब कुछ ऐसा भी पदार्थ है जिसे गर्म करेंगे तो ठोस की अवस्था में तो है, यानी वह पदार्थ क्या किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था से किस चीज में परिवर्तन होना चाहिए? द्रव अवस्था में। ठोस से किस में परिवर्तन होना चाहिए? द्रव अवस्था में। तो वो ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। बात समझे? तो मतलब बोलेंगे ऐसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर, मतलब ऐसा ठोस जिसे गर्म करने पर द्रव की अवस्था में परिवर्तन न होकर सीधे गैस की अवस्था में हो जाएगा। मतलब जब उस ठोस में ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की अवस्था में न परिवर्तन होकर गैस में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसा पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ऐसा पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ठीक है, अब पूछेगा आपको ऊर्ध्वापातन किससे कहते हैं? तो बोलिएगा कि ऐसा पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव की अवस्था में परिवर्तन न होकर सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी ऐसा पदार्थ या ऐसा ठोस जिसे गर्म करने पर द्रव की अवस्था में परिवर्तन न होकर सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। या ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा गैस या ऐसा पदार्थ जिसे ठंडा करने पर, देखिए जब ठोस को गर्म करेंगे तब द्रव में परिवर्तन होगा, द्रव से गैस में परिवर्तन होगा, और गैस को ठंडा करेंगे तब होगा। यानी यहाँ जो हम बताए हैं कि वाष्प से जल बनाने के लिए वाष्प को क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। फिर जल से बर्फ बनाने के लिए जल को क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। बर्फ से जल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। जल से वाष्प बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। गर्म करना यानी ताप देना। तो उसी प्रकार से इसमें भी बोल रहे हैं कि जब ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में परिवर्तन न होकर सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। गर्म करेंगे यानी ताप देंगे, और गैस को ठंडा करने पर द्रव की अवस्था में परिवर्तन न होकर सीधे ठोस में परिवर्तन हो जाता है। उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। बात समझे? यानी जब किसी गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव की अवस्था में न बदलकर, द्रव की अवस्था में न बदलेगा, सीधे ठोस की अवस्था में बदल जाएगा। यानी ठोस से सीधे गैस, गैस से सीधे ठोस। ठीक है, यानी ठोस से सीधे गैस में बदल जाए ऊर्ध्वापातन, गैस से सीधे ठोस में बदल जाए तो ऊर्ध्वापातन। ठीक है, तो ठोस से द्रव में कब बदलेगा, या ठोस से गैस में कब बदलेगा? ताप देंगे तब। और गैस से द्रव में या गैस से ठोस में कैसे मिलेगा? ताप कम करेंगे तब, ठंडा करेंगे तब। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ठीक, चलिए ऊर्ध्वापातन के बारे में अब इसमें एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, एग्जाम्पल ढेर सारा है, मतलब ज्यादा नहीं कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल है। आयोडीन है, आयोडीन आप लोग जानते हैं, नमक में मिलता है आयोडीन। आयोडीन जब नमक लीजिएगा तो उस पर पन्नी पे लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, यानी उसमें आयोडीन का मात्रा रहता है। ठीक है, तो आयोडीन हो गया। उसके बाद हो गया आपका शुष्क बर्फ,
शुष्क बर्फ में CO2 का मात्रा रहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा रहता है। मतलब जितना हम लोग ठंडा पीते हैं ना, ठंडा ये कोको कोला स्प्राइट, उसमें CO2 का मात्रा दिया रहता है। मतलब CO2 का मात्रा कहने का अर्थ हुआ कि उसमें उच्च प्रेशर पे, उच्च दाब पे, ठीक, CO2 भरा रहता है, ठीक है। शुष्क बर्फ, इसके सबसे बहुत बढ़िया उदाहरण कपूर, कपूर का नाम सुने होइएगा, पूजा पाठ में लोग कपूर का उपयोग करता है, हाँ, कर्पूर भी बोलते हैं, दुकान में मिलता है। तो वही कपूर को आप जब गर्म कीजिएगा ना तो वो ठोस में रहता है, कपूर खुद ठोस में है, और जब उसे गर्म कीजिएगा तो द्रव में परिवर्तन ना होकर सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा। तो सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वापातन, ठीक है। या उसको गैस को, यदि कपूर को गर्म किया, उस गैस को रोक लेंगे हम, मतलब किसी पात्र में यानी बर्तन में उसको रोक किया, फिर ठंडा करेंगे, तो ठंडा करेंगे तो द्रव में आपको नहीं दिखेगा, सीधे क्या चीज़ में आ जाएगा, ठोस में, यानी सीधे कपूर बन जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वापातन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद और हो गया अमोनिया क्लोराइड, ये पदार्थ है ये सब, अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड भी क्या है, एक प्रकार का ऊर्ध्वापातन पदार्थ है, मतलब ये सब ऊर्ध्वापातित हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वापातन पदार्थ हो गया। ऊर्ध्वापातन को उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, वाष्पन की व्याख्या करते हैं। वाष्पन का व्याख्या, हम लोग जो वाष्पन करते हैं, यानी वाष्पन जो होता है, कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तन होता है तो कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है हमको, तो उसी वाष्पन का हम व्याख्या कर रहे हैं। आगे पॉइंट है मेरा वाष्पन की व्याख्या। देखिए वाष्पन जो होता है सो कई कारकों पे निर्भर करता है। आप यहाँ पे 4 कारकों जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी 4 कारक जो है वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो वाष्पन मतलब समझे ना, वाष्पन मतलब हो गया ठोस द्रव को वाष्प में बदलना। द्रव को गर्म करेंगे तो किस चीज़ में बदलेगा, वाष्प में, यानी द्रव को जब गर्म करेंगे तो किस चीज़ में बदलेगा, वाष्प में। तो वाष्प में वही द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया जो होगा उसी को बोलते हैं वाष्पन, ठीक है। तो वाष्पन की क्रिया जो है, यानी वाष्पन की क्रिया जो है निम्न कारकों पे निर्भर करती है। अब कौन कौन कारक है उसको देखिए। तो सबसे पहला हो गया, पहला हम लिख देते हैं द्रव की प्रकृति पर, द्रव की प्रकृति, ठीक है। पहला कारक हो गया आपका द्रव की प्रकृति। चलिए इसको समझिए, द्रव की प्रकृति क्या हुआ, प्रकृति मतलब हुआ कि द्रव कैसा है, द्रव कैसा है। आप खुद तुलना कीजिए, हम 2 उदाहरण देते हैं, आप खुद तुलना कीजिए कि आप जानते हैं कि द्रव जो है पानी भी है, ठीक है, द्रव जो है दूध भी है, ठीक है। हम 1 लीटर पानी को ले लेते हैं और 1 लीटर दूध को ले लेते हैं और दोनों को समान ताप पे देते हैं। समान ताप कहने का अर्थ हुआ कि 50 डिग्री तापमान इसको भी देते हैं, 50 डिग्री तापमान इसको भी देते हैं, ठीक है। या हमारे वायुमंडलीय ताप कभी कभी मतलब 33 डिग्री 33 डिग्री 35 डिग्री ऐसे रहता है गर्मी के मौसम में। तो मान लीजिए हम दोनों को धूप में ही रख देते हैं और ये समझते हैं कि वायुमंडलीय ताप जो है लगभग 35 डिग्री है, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये सी सेल्सियस है, मतलब मापने का एक यंत्र है। इस सेल्सियस के बारे में आगे समझाएंगे हम, सेल्सियस केल्विन में जो हमको बदलना है उस चीज़ को। तो पानी भी एक क्या है, द्रव है, दूध भी क्या है, एक द्रव है। दोनों को हम 35 डिग्री सी यानी समान ताप पे हम धूप में रख दिए। तो आप ये बताइए कि पहले वाष्पन कौन होगा, पानी होगा या दूध होगा। पहले वाष्पन कौन होगा, पानी होगा या दूध होगा। तो पहले कौन होगा, पानी हो सकता है 20 मिनट में हो जाए 1 लीटर पानी, और ये 40 मिनट में हो, या ये जल्दी हो नहीं करेगा। अच्छा, इस सब का होने का कारण क्या है, तो वही कण पे निर्भर करता है। कण, हम क्या बोले थे कि द्रव में जो ठोस में द्रव में इस समय क्या होता है, कण होता है ना। तो ये कण जो होता है ना दूध में, सो एक बहुत बढ़िया से आकर्षण बंध से बंधे रहते हैं। इसलिए ये बंधे जो रहता है सो एक दूसरे को छोड़ने बहुत जल्दी नहीं छोड़ पाता है। लेकिन पानी का कण उतना मतलब कि बड़े बंधन से, मतलब बहुत कड़ी आकर्षण बल से नहीं बंधा रहता है, तो ये आसानी से छोड़ देता है, ठीक है। तो देखिए एक तो हो गया द्रव की प्रकृति। द्रव कैसा है, पानी है कि दूध है। पानी है तो जल्दी वाष्पन होगा, दूध है तो देरी से वाष्पन होगा। दूसरे उदाहरण को आप समझ लीजिए, एक हम पानी ले लेते हैं, एक पेट्रोल ले लेते हैं। पेट्रोल को आप लोग जानते होइएगा, गाड़ी में जो देते हैं, हाँ, मोटरसाइकिल कार में पेट्रोल का जो उपयोग करते हैं। तो आप बताइए कि हम 100 ग्राम पानी ले लेते हैं और पेट्रोल 100 ग्राम ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सामान्य ताप पे दोनों को रख देते हैं या पंखा के नीचे हम रख देते हैं। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले वाष्पन किसका होगा। सबसे पहले वाष्पन मतलब वाष्प बन के वायुमंडल में कौन चला जाएगा, पानी चला जाएगा या पेट्रोल चला जाएगा, ठीक है। तो स्वाभाविक है सबसे पहले कौन जाएगा, पेट्रोल जाएगा। हाँ, सबसे पहले 100 ग्राम पेट्रोल क्या हो जाएगा, कुछ क्षण के बाद ही, मतलब कुछ समय के बाद ही पेट्रोल क्या हो जाएगा, वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि द्रव की प्रकृति कैसी है, द्रव कौन है। जो द्रव रहेगा उसी तरह से
से वाष्पन होगा। ऐसा नहीं है कि पानी 1 लीटर वाष्प होने में 20 मिनट लगता है तो दूध भी 20 मिनट लेगा, ऐसा नहीं है। पानी यदि 100 ग्राम वाष्पन होने में 5 मिनट लेता है तो पेट्रोल भी 5 मिनट लेगा, ऐसा नहीं है। यदि ये 5 मिनट लेता है तो ये 2 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा, मतलब बहुत कम समय में हो जाएगा। तो यही हो गया आपका द्रव की प्राकृतिक, कि द्रव की प्राकृतिक किस चीज पे निर्भर करता है। ठीक है, इस बात को समझ गए। चलिए पहला कारक को हम समझ गए। दूसरा कारक हो गया इसका, दूसरा कारक हो गया ताप पर, ताप पर। ठीक है, तो दूसरा जो निर्भर करता है वाष्पन की क्रिया जो निर्भर करता है वो ताप पे। ठीक है, यानी ताप पे बोले तो क्या, तो ये तो आप समझ गए होइएगा कि हम यदि 1 लीटर पानी ले ले, 1 लीटर पानी ले ले, ठीक है, ये पात्र है 1 लीटर, मतलब कोई भी बर्तन में 1 लीटर पानी ले ले, हाँ, और दूसरे एक में भी 1 लीटर पानी ले ले, दोनों पे 1 लीटर पानी ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए कि इसमें यदि हम 30 डिग्री ताप दें, इसमें यदि हम 50 डिग्री ताप दें, तो आप बताइए कि यदि हम इसमें 30 डिग्री दे रहे हैं तो इसमें 50 डिग्री दे रहे हैं, तो पहले वाष्पन कौन होगा, ये कम ताप वाला या ज़्यादा ताप वाला? तो स्वाभाविक है, आप कहिएगा क्या, जो 50 डिग्री तापमान दिए हैं वो जल्दी वाष्पन होगा, जल्दी वाष्पन ये होगा। क्यों, तो इसमें ताप ज़्यादा है, इसमें ताप कम है। ठीक है, तो वही हुआ ताप पर, मतलब ताप आप जितना बढ़ाइएगा उतना तेजी से क्या होगा, वाष्पन होगा। आप लोग घर में भी देखते होइएगा कि ये गैस का जो लो होता है वो कम कर देते हैं तो धीरे धीरे पानी गर्म होता है। ठीक है, लेकिन वही बढ़ा देते हैं तो स्पीड में गर्म होता है। तो ताप को बढ़ाइएगा तो वाष्पन तेजी से होगा। ये बात समझ गए। चलिए तीसरे बात पे चलते हैं हम लोग, तीसरे बात पे चलते हैं। तीसरा बात हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। हाँ, कोई भी चीज का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है वाष्पन होने की प्रक्रिया। अब इसको समझिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है। तो आप क्या कीजिए, मतलब कि खीर ले लीजिए, खीर या घर में खीर बनाते हैं या कोई भी प्रकार का चीज़ बनाते हैं तो उसको ले लीजिए। ठीक है, आप उसको एक कटोरा में रखिए, कटोरा जानते हैं, एक कटोरा में रखिए। एक करछुल मतलब थोड़ा सा, मतलब 10 चम्मच 20 चम्मच मान लीजिए, आप एक कटोरा में रखिए। ठीक है, और एक को आप थाली में रखिए, थाली में, बड़ा थाली में। तो आप ये बताइए कि हम थाली में, इसमें जो रखे हैं खीर सो, इसमें जो रखे हैं सो, तो सबसे पहले ठंडा किस में होगा, इस थाली में होगा या कटोरा में होगा? तो आप स्वाभाविक है कहिएगा इसमें होगा। तो इसमें जल्दी होगा, क्यों होगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण इसमें ठंडा जो होगा जो देरी से होगा, और इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसमें जो ठंडा होने की प्रक्रिया होगा वो जल्दी हो जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण वाष्पन तेजी से नहीं हो पाया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण वाष्पन इसमें तेजी से हो रहा है। वाष्पन जितना तेजी से होगा उतना तेजी से ठंडा होगा। या आप मान लीजिए कि एक हम पात्र ले लेते हैं जिसमें 1 लीटर गर्म पानी है, ठीक है, यानी पूरा हॉट पानी है, हॉट, ठीक है, हॉट है पानी, और एक बर्तन ले लेते हैं, मतलब ऐसा बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला बर्तन ले लेते हैं, उसमें भी 1 लीटर पानी है। ठीक है, और ये भी पूरा हॉट है। मान लेते हैं कि इसका ये भी पानी जो है सो 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, ये भी पानी है 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है पूरा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ये 40 डिग्री सी है, ये भी 40 डिग्री सी है, तो इसमें पहले ठंडा कौन होगा? पहले ये छोटा क्षेत्रफल वाला है वो ठंडा होगा या बड़ा क्षेत्रफल वाला है वो ठंडा होगा? तो आप समानतः कह दीजिएगा कि बड़ा वाला जो है वो जल्दी ठंडा करेगा। क्यों? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ज़्यादा। तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वो जल्दी ठंडा करेगा। आप लोग देखते हुएगा कि कोई भी चीज़ को निकाल के उसको पूरी तरह से पसार देते हैं, यानी उसमें फैला देते हैं। यदि हम चावल निकालें घर में, चावल को फैला दिए छिपा में, मतलब वही थाली में, तो जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन उसी को कटोरी में रखेंगे तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, छोटा में तो वो जो हो गया आपका थाली जो हो गया, सो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है बड़ा, तो बड़ा होने के कारण वो जल्दी ठंडा होगा। और इसका है जो छोटा, तो बड़ा होने के कारण जल्दी ठंडा हुआ, मतलब वाष्पन तेजी से हुआ। तो यही आपका तीसरा जो कारक था जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, किसी चीज का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है वायु का वेग। वायु मतलब हवा, जानते हैं, वायु का वेग। ठीक है, वायु के वेग पे भी वाष्पन तेजी से होता है। वायु का वेग जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से क्या होगा, वाष्पन तेजी से होगा। ठीक है, ये 4 कारक हो गया। अब वायु का वेग कैसे, आप कैसे इस चीज को समझिएगा, तो आप खुद बताइए कि कभी कभी हम कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा धोने के बाद, ठीक है, कपड़ा धोने के बाद, ठीक, मेन रूप से उसको पंखा के नज़दीक रख देते हैं, तो वो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। मतलब कपड़ा धोते हैं, धूप नहीं निकला है, तो धूप नहीं निकला है तो आप लोग कपड़े कैसे सुखाते हैं? तो स्वाभाविक है, उसको घर में रख देते हैं, पंखा को, फैन को क्या करते हैं, नचा देते हैं, यानी चला देते हैं। चलाने के बाद देखिएगा उस पर सूख जाता है। तो क्यों सूख गया? तो वही हवा लगातार उसमें
हवा लगातार मतलब बह रही है और लगातार हवा बह रही है, तो हवा का कण जो होता है उसमें पानी के कण से टकराता है, यानी कपड़े में जो पानी का कण होता है उस पानी के कपड़े के कण से टकराता है और टकरा के अपने साथ उस पानी कण को ले लेके चला जाता है। तो बस वही भींगा हुआ जो आपका एक कपड़ा हो गया, भींगा हुआ एक कपड़ा हो गया, ठीक है। तो ये भींगा हुआ कपड़ा में जो कण होता है पानी का जो कण होता है, हवा इससे टकराया और इसको लेके चला गया, हवा इससे टकराया इसको लेके चला गया, हवा इसको टकराया इसको लेके चला गया। तो हवा बार बार टकराता है, यानी वायु जो है सो बार बार टकराता है और टकराने के बाद इसको धीरे धीरे अपने साथ कण को लेके चला जाता है। तो धीरे धीरे कण को लेके चला जाता है, तो वही कण को ले जाते धीरे धीरे क्या करता है, कपड़ा को सुखा देता है। तो वही हो गया वायु का वेग। या आप कभी भी वायु का वेग यदि पंखा में नहीं रखते हैं तो बाहर में कहीं पे भी छत पे या पसार कपड़ा को फैलाते हैं, तो फैलाने के क्रम में देखिएगा हवा बह रही है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, तो हवा जो है अपने साथ कण को ले लेके, पानी को कण को ले लेके चला जाता है, ठीक है। एक पचमा और है आपका एक, ठीक है, ये अर्धता, ठीक है, अर्धता भी है एक। अर्धता के बारे में जानिए। तो अर्धता उसको बोलते हैं जिसमें जल वाष्प का कण हो, जल का वाष्प का कण हो, ठीक है। तो जल वाष्प का जो कण होता है अर्धता उसको बोलते हैं जिसमें जल का वाष्प का कण हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धता बोलते हैं। तो अर्धता यदि है तो कपड़ा देरी से सूखेगा या कोई भी पदार्थ देरी से ठंडा होगा। मतलब आप मान लीजिए अर्धता है और कोई भी मतलब कि अथी रखें पृष्ठीय क्षेत्रफल में, मतलब कोई भी थाली में या अथी में कुछ भी रखे गर्म चीज, तो अर्धता यदि अधिक है तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। क्यों, तो अर्धता का मतलब ये होता है कि जल वाष्प का कण। तो देखिए आप अथी में देखिएगा ठंडी में जल्दी कपड़ा नहीं सूखता है। क्यों नहीं सूखता है, तो आप धुइन देखते हुएगा, धुइन जो कोहरा बोलते हैं, कोहरा मतलब वो कोहरा जो होता है क्या होता है, जल का वाष्प होता है, जल का कण होता है। आप जो कुछ दूरी चलिएगा ना तो देखिएगा कि आपके केस पे, ये यहाँ पे, ठीक है, पानी पूरा लग जाता है। तो क्या वही पानी आपके शरीर पे लग गया, वो वाष्प का कण है, यानी पानी का वाष्प बना हुआ है, ठीक है। तो वही चीज रहता है। तो ठंडी में क्यों नहीं सूखता है, तो ठंडी में वायुमंडल में क्या रह जाता है, वाष्प का कण रह जाता है, तो वाष्प का कण जल्दी नहीं सूखने देगा। तो अर्धता यदि अधिक है तो कपड़ा देरी से सूखेगा, अर्धता यदि अधिक है तो कपड़ा देरी से सूखेगा। जलवाष्प का कण यदि वायुमंडल में अधिक है तो कपड़ा जल्दी से सूखेगा। जलवाष्प का कण अधिक, जलवाष्प का कण अधिक मतलब अर्धता अधिक, अर्धता अधिक तो कपड़ा क्या होगा, देरी से सूखेगा। और देरी से यदि सूख रहा है तो इसका मतलब वाष्पन तेजी से नहीं हो रहा है, ठीक है, वाष्पन तेजी से नहीं हो रहा है। यही यदि शुष्क रहेगा, शुष्क का अर्थ हुआ जलवाष्प का कण कम, ये जलवाष्प का कण अधिक हो गया, यानी इसमें अर्धता में जलवाष्प का कण अधिक होता है और शुष्क में होता है जलवाष्प का कण कम, वाष्प का कण कम होता है। तो इसमें जो जलवाष्प का कण कम होता है तो उसको बोलते हैं शुष्क। तो शुष्क है तो कपड़ा जल्दी से सूखेगा, जल्दी से सूखेगा मतलब वाष्पन तेजी से हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका ये 4-5 पॉइंट है जो वाष्पन की क्रिया पर निर्भर करता है, यानी वाष्पन होने पर कोई भी पदार्थ यदि द्रव है और द्रव से वाष्प बन रहा है तो यही 5 कारकों पर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं कि ये लोग आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आगे हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। इस सब का जो परिभाषा है यानी ऊर्ध्वापातन का, ठीक है, ये जो कारक है सो इस चीज़ को हम डाल देंगे, मतलब स्क्रीन पे पूरा लिख के डाल देंगे। हाँ चलिए अब हम चलते हैं एक और विसरण। विसरण के बारे में जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जान जाइए कि विसरण क्या होता है। तो विसरण एक प्रक्रिया है, विसरण एक प्रक्रिया है जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में समा जाता है, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझिए, हम कुछ उदाहरण बता रहे हैं, उस चीज़ को समझिए। आप लोग देखते होइएगा कि अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं, भगवान के पास जो अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जलाते क्रम में या कोई भी सब अगरबत्ती लगभग जलाते ही हैं। तो देखिएगा कि अगरबत्ती हम यदि यहाँ पे जला रहे हैं तो 5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पे हमको क्या मिलता रहता है, उसका खुशबू मिलता रहता है, यानी वो गमक हमको मिलता रहता है कि हाँ मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं कुछ अगरबत्ती जल रहा है, कोई चीज़ जल रहा है, उसका गंध हमको मिल जाता है। तो कैसे मिल गया, तो होता क्या है, देखिए हम क्या बताए हुए थे कि द्रव जो होता है, द्रव, तो द्रव में कुछ रिक्त स्थान होता है, ठीक है। आप पानी में कभी भी चीनी को मिलाइएगा या नमक को मिलाइएगा तो अब मिल जाता है, कुछ देर छड़ से हिला दीजिएगा या उसको पलट दीजिएगा तो मिल जाता है। तो क्यों मिल गया, तो चीनी का कण ये जो द्रव का रिक्त स्थान है उसमें जाके समा गया,
ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका कण भी होता है गतिशील। गतिशील तो हर चीज़ का कण होता है, ठोस का भी होता है, लेकिन ठोस में कण सटा होने के कारण ये अपने स्थान पे तो हिलता डुलता है, लेकिन पता नहीं चलता है वो हिलता डुलता है। उसके न दाएं तरफ स्पेस है, न बाएं तरफ स्पेस है, न नीचे स्पेस है मतलब जगह है, न ऊपर जगह है। तो कहीं जगह न होने के कारण वो ज़्यादा हिल डुल नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन द्रव थोड़ा स्वतंत्र रहता है, थोड़ा स्वतंत्र रहता है तो अपने आसपास हिल डुल सकता है, ठीक है। हिल डुल सकता है तो हिल डुल सकता है, तो इसके बीच में रिक्त स्थान होता है। तो यही रिक्त स्थान में क्या होता है, ये जो चीनी का कण है, चीनी का कण है वो जाके क्या होता है, समा जाता है, ठीक है। चीनी का कण समा गया। अब वही बात आप गैस को कीजिए तो गैस तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसका कण बहुत दूर रहता है, इसके बीच में उतना आकर्षण बल रहा है होवे नहीं करता है, तो ये पूरी तरह से खुला रहता है, ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हवा भी आपका क्या हो गया, वायु भी क्या हो गया, एक प्रकार का गैस हो गया। हाँ, विभिन्न गैसों का मिश्रण है ये। हाँ, तो मिश्रण क्या हुआ आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तत्व का वर्गीकरण में। तो हवा भी क्या है, गैसों का, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो ये भी एक गैस है। अब गैस है तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये एक जगह से आने जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। तो यही जो हुआ अगरबत्ती का धुआं, अगरबत्ती से निकलने वाले धुआं जो हुआ, हाँ, वो हवा जो हुआ, हवा उसके कण में समा जाता है। अब देखिए इसके बीच में भी रिक्त स्थान होता है, इसके बीच में भी रिक्त स्थान होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, समा जाता है, यानी हवा के कण में ये एक दूसरे में क्या होता है, समा जाता है, मतलब एक दूसरे में समा गया, प्रवेश कर गया, ठीक है, एक दूसरे में प्रवेश कर गया। अब हम लोग जानते हैं कि ठोस में कण गतिशील कम होता है, द्रव में थोड़ा गतिशील होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो जब ये समा गया, और हवा क्या होता है, गतिशील होता है, एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता है, ठीक है। यानी एक जगह से दूसरी जगह आए गए, तो यही धुआं मिलने के बाद, यानी अगरबत्ती का धुआं हवा में मिलने के बाद वो हमारे नाकों तक पहुँचती है, और नाक को सूंघने का क्षमता होता है, तो ये कह देता है कि हाँ कहीं पर अगरबत्ती जल रही है, ठीक है। आप कई प्रकार के चीज़ को देखते हुएगा, इत्र जैसे हो गया, इत्र यानी सेंट, जो हम लोग फॉग का सेंट मारते हैं, तो कहीं देखिएगा आपकी रूम में कोई फॉग का सेंट मारे हुए हैं, तो पूरा रूम क्या हो रहा है, मतलब गमक रहा है, मतलब गमक रहा है, साइंस की भाषा में महकना बोलते हैं उसे, मतलब गमक रहा है, मतलब उससे खुशबू आ रही है। तो खुशबू आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने कपड़े पे लगाया है सेंट, यानी फॉग सेंट अपने कपड़े में मारे या किसी प्रकार का सेंट, लेकिन आपको अगल बगल उसके बैठे हुए हैं, अगल बगल है, तो आपको भी वहाँ पे खुशबू जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, तो वही जो हुआ फॉग का जो गैसीय अवस्था हुआ वो समा गया किस में, तो वायु के कण में। और वायु का कण क्या होता है, गतिशील होता है, और गतिशील होने के कारण वो चलते 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 हमारे नाकों तक पहुँचता है। तो पहुँचने के बाद हम समझ जाते हैं कि हाँ कोई चीज़ मतलब गमक रहा है, यानी कहीं से सेंट का खुशबू आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप तमाम चीज़ देखते होइएगा, कहीं पे खाना बन रहा है तो देखिएगा कि अगल बगल बन रहा है, उससे हम कुछ दूरी पे जाते रहते हैं तो उसका गमक हमारे नाकों तक पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है, तो उससे जो निकलने वाले खुशबू है वो हवा के कण में समाता है, और हवा के कण में समाने के बाद वो हमारे नाकों तक पहुंचता है, तो हम आभास कर लेते हैं कि कोई चीज़ बन रहा है, ठीक है। तो विसरण हम क्या बोले कि विसरण वह प्रक्रिया है, ठीक है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में समा जाता है, ठीक है। मतलब इसको वैसे बोले क्या कि विसरण एक प्रक्रिया है जो एक तरफ देखवे की अगरबत्ती का धुआं उसमें समाना, हवा में समाना, उसके बाद हो गया आपका कहीं खाना बन रहा था, खाना का धुआं उसमें समाना, ठीक है। कहीं पे इत्र मारे हुए हैं, सेंट मारे हुए हैं, तो उसका धुआं जो वाष्प कण हुआ हवा में समाना। तो यही जो समाने की प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण की प्रक्रिया, ठीक है। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं विसरण की प्रक्रिया, ठीक। तो विसरण क्या है, एक प्रक्रिया है जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में समाता है, ठीक है। द्रव्य आप समझते होइएगा, द्रव मतलब पदार्थ हो गया, आप द्रव्य मतलब वो द्रव नहीं बुझिएगा, ठीक है, पदार्थ हो गया। द्रव को बोलते हैं हम लोग, द्रव्य को पदार्थ, ठीक है। तो एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ के अंदर समा जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं विसरण की प्रक्रिया, ठीक है। इतना तक आप समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और छोटा बात, एक क्वथनांक को समझते हैं। क्वथनांक को हमको समझना जरूरी है। क्वथनांक का अर्थ क्या होता है, देखिए एक क्वथनांक हो गया, एक हिमांक हो गया। तो क्वथनांक मतलब होता है, क्वथनांक का अर्थ होता है गर्म। हम क्वथनांक का पूरा विच्छेद करके बता देते हैं। क्वथनांक का होता है गर्म। यहाँ पे आप समझिए, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉयल। आप लोग जाते होइएगा दुकान पे, अंडा के दुकान पे, तो बोलते होइएगा कि बॉयल अंडा है, बॉयल। तो बॉयलिंग मतलब हो गया क्वथनांक, ठीक है। तो देखिए क्वथन ये जो बना है दो शब्द से बना है, क्वथन जोड़ अंक, ठीक है। तो क्वथन का अर्थ होता है उबलना,
कौथल का अर्थ होता है उबलना, ठीक है। और अंक का अर्थ होता है ताप, तापमान, ताप या तापमान, ठीक है। तो ये क्वथनांक का दो हो गया, क्वथन और अंक। यानी क्वथनांक का अर्थ हुआ कि जिस ताप पे कोई पदार्थ उबलने लगता है। अब पानी को गर्म कीजिएगा, अब पूछेगा आपका पानी का जो है क्वथनांक कितना है। पानी का क्वथनांक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। पानी का क्वथनांक आपको पूछ दिए तो पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी पे पानी उबलने लगता है। 100 डिग्री तापमान जब दीजिएगा तो पानी अब क्या होगा, उबलना शुरू कर देगा, ठीक है, खौलना शुरू कर देगा, ठीक। तो वही बात है कि क्वथनांक किसको बोले, तो जिस ताप पे कोई पदार्थ उबलने लगे, उबलना शुरू कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। यानी जिस ताप पर कोई भी पदार्थ उबलना शुरू कर दे उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक, ठीक है। यानी उसे उस पदार्थ को हम क्वथनांक कहते हैं, मतलब जो ताप हो गया उसे उस ताप का, मतलब किस ताप पे उबला, तो 100 डिग्री ताप पे, तो उसे उस ताप को हम लोग बोलेंगे क्वथनांक। यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे उसे हम उस ताप का क्या बोलेंगे, उस ताप का क्वथनांक बोलेंगे। मतलब जिस ताप, अब पानी का हो गया कितना, 100 डिग्री सी। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा बात है, मतलब है बहुत छोटा लेकिन बड़ा बात है। कोई भी पूछ देगा कि पानी का क्वथनांक कितना होगा, तो 100 डिग्री सी, यानी 100 डिग्री सी पे पानी क्वथन करने लगता है, उबलने लगता है, ठीक है। यानी उसका अंक जो हो गया, तापमान जो हो गया, सो 100 डिग्री सी, ठीक है। तो ये हो गया गर्म करने की बात। और हिमांक का अर्थ होता है ठंडा करना, ठंडा करना। हिमांक का अर्थ होता है हिमीकरण। हिमीकरण हम लोग सुने हो, हिमीकरण मतलब ठंडा, ठीक है। तो हिम मतलब हो गया ठंडा, अंक मतलब हो गया तापमान। तो जिस तापमान पे कोई पदार्थ ठंडा हो जाता है उसे उस ताप को हम लोग हिमांक कहते हैं, ठीक है। यानी अब देखिए क्वथनांक में जिस ताप पे कोई पदार्थ, क्वथनांक में क्या बोले, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे, तो जब ये उबलेगा तो उबलने के बाद क्या होगा, उबलने के बाद ये आपका बन जाएगा गैस। उबलने के बाद क्या बनेगा, गैस। द्रव को जब गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इसमें जो हिमांक है तो इसको भी ठंडा करेंगे तो बन जाएगा ठोस, यानी बर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो जिस ताप पे उबलने लगा वो हो गया इसका अंक। और ये हिमांक का अर्थ हुआ कि जिस ताप पे ये ठंडा हो रहा है, ठंडा, तो जिस ताप पे ये ठंडा हो रहा है तो उसी पदार्थ उसे हम उस ताप को हिमांक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूछ देगा कि बर्फ का हिमांक कितना है, मतलब बर्फ कितने पे बन जाता है कोई पदार्थ। यदि हम पानी को कितना डिग्री सी पे ले जाएंगे तो वो बर्फ में परिवर्तन हो जाएगा, या पानी के अलावा और किसी पदार्थ को कितने पे ले जाएगा, दूध जैसे बन जाता है बर्फ, अभी बताए हैं। कोको कोला या स्प्राइट को ज़्यादा देर फ्रिज में रखेगा तो वही बर्फ बन जाते हैं। तो कितना डिग्री पे हम बर्फ बन जाएगा, पानी को हमको यदि बर्फ बनाना हो तो कितना डिग्री पे बन जाएगा, तो 0 डिग्री सी। यदि पानी को ठंडा करते करते फ्रिज में रखे वो 0 डिग्री सी पे पहुंच गया तो वो आपको बन जाएगा बर्फ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यानी बर्फ में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी को मतलब कि आप आराम से पूछ देगा कि बर्फ, पानी का हिमांक कितना है, पानी को हिमांक करेंगे, यानी बर्फ को बनाना है हमको तो कितने डिग्री पे ले जाना पड़ेगा पानी को, तो पानी को 0 डिग्री सी पे ले जाना होगा। यदि पानी को क्वथनांक पे हमको पहुंचाना है, उबालना है, तो कितना डिग्री पे ले जाएंगे, 100 डिग्री पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका हो गया क्या, यही हो गया आपका क्वथनांक और यही हो गया हिमांक, ठीक है। तो क्वथनांक हिमांक को समझे आप, वाष्पन की क्रिया की व्याख्या को समझे, ठीक है। इसी प्रकार से कई चीज़ों को समझे, ठीक। अब हम लोग इससे आगे जो पार्ट है वो नेक्स्ट, आगे की बात जो है सो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।